नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट एग्जाम और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है दोस्तों और वीडियो को बनाने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM यानी कि सुबह रखा गया है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने का समय क्या होगा। यानी कि अबू धाबी वाली जो स्टूडेंट है वो अपने घर से कितने समय से निकलेगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है 11 AM, दूसरा ऑप्शन है 8:30 AM और तीसरा ऑप्शन है 12 PM और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका 5 AM। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो भारत है यानी कि इंडिया और अबू धाबी के बीच समय का जो अंतर होता है दोस्तों वो लगभग 1 घंटा और 30 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 1 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। तो इसी 1 घंटे और 30 मिनट को दोस्तों अगर हम 10 AM से घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा दोस्तों। अगर 10 AM से अगर 1 घंटा 30 मिनट को घटा देंगे तो 8:30 AM जो होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। 1 घंटा 30 मिनट को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 8:30 जो है उस समय जो है वो विद्यार्थी अपने घर से निकली होगी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। यानी कि भारत में खाना बनाने के लिए कौन से तेल का उपयोग जो है सबसे कम करते हैं। पहला ऑप्शन है पाम के तेल का, दूसरा है सरसों का तेल, तीसरा ऑप्शन है नारियल का तेल और चौथा है मूंगफली का तेल। तो कौन से तेल का उपयोग सबसे कम करते हैं इंडिया में दोस्तों। तो हो जाएगा आपका नारियल का तेल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे को चुनने को कहा। वह निम्नलिखित में से कौन से पौधे का समूह चुनेगी। पहला ऑप्शन में दिया है एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, दूसरे ऑप्शन में एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, तीसरा ऑप्शन है मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना और चौथा ऑप्शन दिया गया है एलोवेरा, पुदीना और जिरेनियम। तो कौन से पौधे का दोस्तों वह शिक्षिका चुनाव करेगी। तो वो होगा आपका एलोवेरा, पिटूनिया और मनी प्लांट। ये ऐसे पौधे हैं दोस्तों जिसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं, है ना। इस विधि को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों गांव में जो महिलाएं होती हैं वो कैसे अनाज से भूसी को अलग करती है। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है छानना, दूसरा है हाथ से चुनना, तीसरा है निष्पादन यानी कि फटकना और चौथा ऑप्शन है थ्रेसिंग यानी कि गहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, उसे हम फटकना यानी कि निष्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है सहजीवता, दूसरा है सहोपकारिता, तीसरा है प्रतियोगिता और चौथा है परजीवता। यानी कि दोस्तों एक जीव से लाभ होता है और दूसरे से उसे हानि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीविता कहेंगे। क्या कहेंगे, परजीविता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है। पहला ऑप्शन है दुर्लभ प्रजाति है, दूसरा है आयतित प्रजाति है, तीसरा ऑप्शन है प्रजातियां हैं और चौथा ऑप्शन है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वनोन्मूलन के परिणाम है। वनोन्मूलन के जो परिणाम है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है
वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, तो ये सही बात है कि वायुमंडल के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है भौम जल में स्तर में वृद्धि होती है, तो ये आपका गलत कह रहा है। और चौथा ऑप्शन है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में होने की संभावना में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका सही होगा दोस्तों? वनोन्मूलन के परिणाम, ए वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रहा है, दूसरा कार्बन वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की स्तर में वृद्धि हो रहा है, तो बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी जो होगा ये बाद लिखा गया है दोस्तों, ये बाढ़ लिखा है ना, बाढ़ समझिएगा, और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में होने की संभावना, तो ये भी आपका करेक्ट होगा, जो कि आपके तीसरे ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान, तो ये तो सही बहुत बात है। दूसरा ऑप्शन है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, तो ये भी सही कथन है। और तीसरा ऑप्शन है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी रंग के होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ए, बी और सी जो होंगे आपके करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी कि पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है, यानी कि भारत में जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उपवन यानी कि पार्क है वो कौन सबसे पुराना है? पहला ऑप्शन है कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, तीसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और चौथा ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन यानी कि ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में पाया जाता है। इसका आंसर जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए पदों के बीज के अंकुरण में सही क्रम को पहचाना है। ये बीज होगा दोस्तों, बीज के अंकुरण के सही क्रम को हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। तीसरा ऑप्शन में दिया है बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। चौथे में दिया है इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। और पांचवा दिया है बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों बीज के अंकुरण के बारे में आपको सही क्रम जो है जमाना है। तो यहाँ पे पहला क्या आएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा बीज में एक छेद होता है जो पानी को सोखता है। देखा होगा दोस्तों आपने, अगर चना का बीज देखा होगा तो उसमें छोटा सा छेद जैसा दिखाई देता है जो पानी को सोखने का काम करता है। यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। तो पहले तो आ जाएगा आपका बी। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद आएगा बीज से अंकुरण होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उसके बाद सी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद आपका आ जाएगा इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में से भोजन लेकर के जीवित रहता है, तो उसके बाद डी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या दोस्तों कहीं? बी सी डी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है आपका? बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही क्रम को बताना है, यानी कि बाजरे की जो बीज है उससे प्लेट तक के आपके प्लेट में आने तक का आपको सही क्रम उसका बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है फसल को काटना, फिर थ्रेसिंग, गुथना, फटकना, पीसना, सेकना, बेलना, और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है फसल काटना, फटकना, यहाँ कॉमा होगा, पीसना, थ्रेसिंग, गूथना, बेलना और सेकना। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों आपका फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना,
पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। चौथा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों फसल को काटना, थ्रेसिंग, पीसना, सेकना होगा, ये सकना लिखा है, सेकना, गूंथना, बेलना और फटकना। तो कौन सा क्रम सही होगा दोस्तों? आप बाजरे का जो बीज लेकर आते हैं खेत से और आपके प्लेट में यानी कि आपके भोजन तक आने के लिए आपके प्लेट में जो रोटी आती है उसका सही क्रम जो है क्या होगा, उसे हमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आप फसल को काटेंगे, फिर उसका थ्रेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको फटकना करेंगे, है ना, उसको अलग करेंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे, फिर गूँथेंगे, उसको आप गूनेंगे आटे में, फिर क्या करेंगे, उसको बेलना है, ये बोलना लिखा गया, बेलेंगे, है ना, फिर उसको तवे में सेकेंगे। इस तरह आपके प्लेट में जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, यानी कि जो रेड बुक होता है दोस्तों वो किस चीज को दर्ज करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है लाल फूलों वाले पौधे को, दूसरा है धरती पर उपलब्ध पौधे और जानवर को, तीसरा ऑप्शन है धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, चौथा ऑप्शन है लुप्त प्राय पौधे और जानवर को। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आपने ईवीएस में कई बार इसे पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो लुप्त प्राय पौधे और जानवर है, जो पौधे जो है लुप्त होते जा रहे हैं उनको रेड डेटा बुक में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी में, दूसरा है दार्जिलिंग में, तीसरा है धर्मशाला में और चौथा ऑप्शन है ऊटी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है स्थित है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है, जिसकी एक डायरेक्शन में समुद्र होगा दोस्तों उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस तरह से दिया गया है दोस्तों। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा दिशा है जिसमें समुद्र पड़ता है सभी राज्य में, है ना, एक ही साइड पड़ना चाहिए, उसको हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है ऐसे राज्य हैं जिनके एक साइड में क्या पड़ता है, एक डायरेक्शन में समुद्र पड़ता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फसल कटने का पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचान करना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका झारखंड में पोंगल, तमिलनाडु में नवरात्र का पर्व। तो ये तो गलत है दोस्तों, झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता। तीसरा ऑप्शन है गुजरात में लोहड़ी को मनाते हैं और केरल ओणम में। और चौथा ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवरात्र मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति, ये तो आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, ये भी आपका सही हो जाएगा। और ये दोनों जो होंगे आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो होंगे आपके, ए एंड डी जो होंगे करेक्ट होंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन 2 ए और डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका यह विद्यार्थियों को करण प्रभाव संबंध खोजने में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जाने में सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन है यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। चौथा ऑप्शन है यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उनके हल के विषय में सोचने में सहायक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने और उसके आनंद लेने में सहायक है। और चौथा है आपका, यह छात्रों की समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में भी सहायक है। तो सी और डी जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, जो कि आपके ऑप्शन तीसरे में दिया गया है। आपका तीसरा जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उसके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, व्यस्त नहीं रखना है। दूसरा ऑप्शन, मॉडल बनाने में कीमती सामानों का खरीदने में आनंद मिलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कीमती सामान को खरीदने में किसे आनंद आएगा, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच में विकास होता है, तो ये सही बात है कि उसमें सृजनशीलता होगा और समालोचनात्मक सोच में विकास होगा। और चौथा है, मॉडल निर्माण से कक्षा में निरसरता भंग होती है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए क्या उपयोग कर सकती है। पहला ऑप्शन है नृत्य करना, दूसरा है बागवानी करना, तीसरा है वाचन करना, चौथा है गायन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बागवानी काम करना करेगी दोस्तों। तो इससे जो हो गया बच्चों का विकास जो है अच्छे से उनके कौशल को विकसित कर पाएगी। तो बागवानी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बगीचों में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखने को कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इसे राधा को क्या चीज में सहायता मिलेगी। पहला ऑप्शन दिया गया आत्मविश्वास बढ़ाने में, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है अवलोकन कौशल विकसित करने में, ये सही हो जाएगा दोस्तों कि एक पौधे को उसने छाया में रखा और एक पौधे को धूप में रखा और प्रतिदिन दोनों को अवलोकन करके उनका रिकॉर्ड जो है नोट करेगी, तो उसमें अवलोकन करने का कौशल जो है विकसित हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना को चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया है उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग पुनः चक्रण में लाने को कहना। दूसरा ऑप्शन है उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना। तीसरा ऑप्शन है उन्हें अपने इलाके के एक पौधे और या फिर पेड़ का देखभाल करता बनाकर। और चौथा है उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचने के लिए कहकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक पर्यावरण अध्यापक एक विद्यार्थी को पर्यावरण का संरक्षक कैसे बना सकता है। तो उन्हें अगर कहा जाए कि उनके इलाके का आप पेड़ पौधे की देखभाल करिए, तो वो बच्चा जो होगा अपने इलाके के पेड़ पौधे को अच्छे से देखेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। दूसरा है विद्यार्थियों की सीखने में व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। और चौथा है निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया का विकास होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्रम हमको जमाना है कि कौन सा आधारित जो खोज आधारित शिक्षक है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे आपका विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होगी, तो ये तो सही हो जाएगा, उनकी जिज्ञासा में वृद्धि होगी, यानी कि ए तो आपका सही होगा। विद्यार्थियों में खोजने की व्यवस्था में भी वृद्धि होगी, तो ये भी आपका सही होगा, बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा कहा गया छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया होगी, तो ये भी आपका सही होगा कि छात्र जो होंगे एक दूसरे से अपने विचार को शेयर कर पाएंगे। तो ऑप्शन ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए बी सी 4 में दिया गया, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है।
इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि अनुभवजन्य से शिक्षण से प्राप्त की जाती है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका ज्ञानेंद्रिय अनुभव है, दूसरा ऑप्शन है ठोस अनुभव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि, और चौथा है कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा आपका ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपके ठोस अनुभव, इससे भी जो है शिक्षण प्राप्त की जा सकती है। और आपके क्या हो जाएंगे, ज्ञान वृद्धि और ग्रेड अंकों में वृद्धि, ये नहीं होगा दोस्तों, कौशल प्रक्रिया में आपके सुधार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट होगा, यानी कि ए, बी और डी जो होंगे आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन एक में दिया गया। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि में संबंध रखता है, पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे जिससे उसको क्या हो, पहला ऑप्शन है उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से दिखा जाए, दूसरा ऑप्शन है उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करे और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, हतोत्साहित क्यों करेंगे, अंग्रेजी पर भी क्यों जोर देंगे, उसकी इच्छा। तीसरा ऑप्शन है उसे अलग समूह के रूप में चिन्हित करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाए जिन्हें यह सोचती है कि उनके पास कमी है, तो ये भी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, है ना, उसका सम्मान किया जाए। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा, यानी कि कौन सा ऐसा कार्य है जिससे कक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है एक टीचर के द्वारा, है ना। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय का बगीचा, दूसरा है संप्रेषण तकनीक, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, चौथा ऑप्शन है विद्युत उपकरण व टेलीविजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, किस तरीके से आप कक्षा को प्रभावशाली बनाएंगे एक पर्यावरण की कक्षा को, तो वो हो जाएगा आपका विद्यालय का बगीचा, ये आपको प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा। और क्या करेगा आपका सूचना व संप्रेषण तकनीकी, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए और सी जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर एक में आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों या सामाजिक विशेषताओं गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेगी, पहला ऑप्शन है लिखित प्रश्न का उत्तर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका चर्चा द्वारा, तीसरा है सामूहिक क्रियाकलाप और चौथा है मौखिक प्रश्न उत्तर पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन से क्रियाकलाप का यूज किया जाएगा, तो वो किया जाएगा दोस्तों आपका चर्चा द्वारा, है ना, डिस्कशन करेंगे उसके द्वारा हो जाएगा। और क्या करेंगे सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा, ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे। तो बी और सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि, पहला ऑप्शन है मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, दूसरा ऑप्शन विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं, तीसरा है मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया है छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशा की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं, है ना, क्या सीखा क्या देखा इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार वे विद्यार्थियों में कौन सा कौशल जो है उसका आकलन करना चाहता है। पहला ऑप्शन दिया गया है
श्रवण कौशल, दूसरा है चिंतन कौशल, तीसरा है अवलोकन और चौथा है संवेगात्मक कौशल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अवलोकन कौशल का विकास जो है वो करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है ना? जो प्राइमरी लेवल के लिए पर्यावरण की कौन सी शिक्षण विधि जो है बेस्ट नहीं है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी को अवलोकन के लिए कहना, दूसरा है कक्षा कक्षीय व्याख्यान में प्रत्यय तथ्य देना, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण और चौथा है लघु चलचित्र देखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका कक्षा कक्षीय व्याख्यान में प्रत्यय तथ्य देना। यही जो होगा दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वे योजना बनाती है ना, पर्यावरण की कक्षा के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, तो कौन सी योजना बनाएगी? पहला ऑप्शन है सप्ताहांत के अतिरिक्त कक्षा लेना, दूसरा है विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, तीसरा ऑप्शन है उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना और चौथा है आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा अपने आसपास के जो इलाके हैं, एरिया है, उनका सर्वे का आयोजन किया जाए, तो वो क्या होगा? वातावरण को अच्छा बना पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न होगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक रचनावादी, दूसरा है साहचर्यवादी, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी और चौथा है अवलोकन जन्य अधिगम। तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण किसका अनुसरण करता है दोस्तों? बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका आंसर जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे जो है पास कर सकते हैं। आप जो है दोस्तों, हम आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं वही दोस्तों पढ़ेंगे, तो आप जो है इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आप सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।